अयोध्या में अपनी नई शादी के बाद जब प्रदीप और शिवानी सुहागरात के लिए अपना दरवाजा बंद करते हैं, अगली रोज जब दरवाजा खोला जाता है तो अंदर दिखाई देता है ऐसा भयानक मंजर जिसमें जो दुल्हन है वो मृत पड़ी हुई है बेड पर, जो दूल्हा है वो लटका हुआ है। इतना भयानक मंजर देखकर घर वालों की चीख निकल जाती है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के जरिए कहानी कि असल में कातिल कौन है। क्या कातिल उस कमरे की खिड़की से आया? क्या कोई कातिल ने जानबूझकर इस कमरे का दरवाजा बंद कर दिया, फिर हत्या की और चुपचाप बाहर आ गया? या फिर कोई ऐसा अंधविश्वास कि तुम हम दोनों साथ साथ जन्मों तक साथ रहेंगे, इसलिए ये काम करते हैं कि हम एक दूसरे की जान लेकर इस दुनिया को छोड़ देते हैं? या फिर इसके पीछे है एक ऐसा भयानक काला जादू जिसके उजागर करेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के अंदर और बताएंगे उस कातिल का असली चेहरा जो अब तक बेनकाब है। क्या कोई जानबूझकर इस नए नवेले जोड़े को मौत की नींद सुलाना चाहता था? क्योंकि जो भाई था, भाई उस जगह मौजूद नहीं था। जो घर वालों का कहना है कि कुंडी अंदर से लगी हुई थी, हमने दरवाजा तोड़ा है। क्या पुलिस भी इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर रही है, लेकिन फिर भी मामला सुलझ नहीं रहा है? तो डिकोडिंग क्राइम के अंदर चलिए उस कमरे के अंदर ले चलेंगे, उस शादी में ले चलेंगे जिसमें प्रदीप और शिवानी एक साथ खुश नजर आते हैं, फिर अगले ही रोज इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं और तमाम सवाल पीछे छोड़ जाते हैं कि इन दोनों दुल्हा दुल्हन का जो कातिल है या जो इनके पीछे जो मौत का जो रहस्य है उसके पीछे कौन है। तो अयोध्या से जो पूरी कहानी निकलकर सामने आई, जो ये वारदात सामने आई, इसमें प्रदीप और शिवानी ये जो दो मौतें हुई, ये एक मिस्ट्री बन चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। और तो और पुलिस भी टेंशन में है। लेकिन आज डिकोडिंग क्राइम में आपको बताएंगे कि आखिर उस रात कमरे में हुआ क्या था, किस वजह से जो दो लाशें हैं वो घर वालों को मिलती हैं, आखिर असली कातिल है कौन, और क्या ये दोनों की रजामंदी से हुआ या फिर किसी ने गुस्से में आकर कत्ल किया। और तो और अगर जो तीसरा कातिल है, जो सच में कोई कातिल है, क्या वो दरवाज़ा खोल कर अंदर जाता है, बड़े आराम से कत्ल करता है, फिर बाहर निकल कर आ जाता है। तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि किसी को भी यकीन नहीं हो रहा कि शिवानी और प्रदीप की शादी जो आज से लगभग 1 साल पहले तय की गई थी, दोनों की रजामंदी से, दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे, दोनों एक दूसरे से बात किया करते थे, अचानक दोनों लाशें कैसे मिलती हैं? क्या घर का ही कोई शख्स इसमें इन्वॉल्व है? क्या किसी घर के आदमी ने बड़े ही आराम से, जिसे सब कुछ पता है, जाकर ये कत्ल किया और फिर बाहर निकल आया और उसके बाद वो ढोंग कर रहा है? क्या प्रदीप से किसी की दुश्मनी थी या फिर कोई शिवानी से बदला लेना चाहता था? सबसे पहले पूरी वारदात को समझने के लिए आपको समय जानना होगा, आपको तारीख जाननी होगी और आपको इस शादी को समझना होगा। दिन था शुक्रवार का, तारीख थी 7 मार्च। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो प्रदीप है उसके दोस्त उसे उठा रहे हैं, प्रदीप को नचाने की कोशिश की जा रही है। ये 7 मार्च की तस्वीर है जब शिवानी और प्रदीप की शादी हो रही थी। इसके बाद दूसरी तस्वीर यहाँ पर और है वरमाला के समय पर, जब जयमाल डाला जाता है तो दूल्हा और दुल्हन दोनों स्टेज पर बैठे हैं, आप देख रहे हैं, दोनों खुश हैं, दोनों को आशीर्वाद दे रहे हैं बड़े बुजुर्ग घर के। और यहाँ तक का जो सिचुएशन है, यहाँ तक कि जो भी तस्वीरें सामने आई या जो भी हमारे पर्सनल स्पेस में जो हमें मिला, जो हमारे रिपोर्टर ने भेजा, वहाँ के स्ट्रिंगर द्वारा जो मिला, उसमें साफ तौर पर यही देखा गया कि प्रदीप और शिवानी दोनों खुश हैं। दोनों की शादी में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी खुश हैं, दोनों झूम के नाच रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। 7 तारीख को शादी हो जाती है। 8 तारीख को यानी अगले रोज़ 11 बजे के आसपास जो शिवानी का परिवार है वो पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी बेटी को विदा करता है और 11 तारीख को जो शहादतगंज पड़ता है वहाँ से करीब करीब अपने घर तक आने में प्रदीप को 2 घंटे लग जाते हैं और 12:30-1 बजे के आसपास वो अपने घर पर पहुंचता है दुल्हन को लेकर। यहाँ पर जब नई नवेली दुल्हन आती है उसका सत्कार किया जाता है, हर कोई खुश होता है, जो सास हैं, जो और भी लोग होते हैं, जो रिश्तेदार वगैरह होते हैं, वो सब पूरी पूजा करते हैं रीति रिवाज से, पूरी एक एक जो खेल खिलाए जाते हैं वो सब कुछ होता है। और अब सबसे बड़ा काम था अगली रोज़, यानी कि 7 को शादी, 8 को विदाई और 9 तारीख को इन लोगों का रिसेप्शन था जो कि गाँव वालों के लिए रखा गया था। रिसेप्शन में ये कहा गया था कि जो भी दोस्त यार हैं प्रदीप के वो सब आएंगे, मिलकर एक छोटी सी पार्टी होगी। तो इसी सब के लिए जो परिवार था वो बिजी था इन सब चीज़ों में। और 8 तारीख को दुल्हन घर पर ही थी, जो उनके हस्बैंड थे यानी प्रदीप वो भी घर पर थे। अब
होता कुछ ऐसा है कि अगली रोज़ सबका जो शेड्यूल था वो बहुत बिजी होने वाला था, क्योंकि 9 तारीख को क्या था, रिसेप्शन था। मंडी जाकर सबको सब्जियां खरीदनी थी, साजो सज्जा का सामान लेना था, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था करनी थी। इसीलिए सबने ये तय किया कि जल्दी जल्दी सो जाते हैं। तो कुछ जो बड़े बुजुर्ग थे वो 11 बजे सो गए, कुछ लोग को टाइम लगा तो 12 साढ़े 12 बज गए, और उसी के आसपास करीब 12:30 बजे, ये समय आप ध्यान रखिए और ये कमरे की तस्वीर देखिए, यही वो दरवाज़ा है जिस दरवाजे के ज़रिए 12:30 रात को जो प्रदीप और शिवानी है इस कमरे में दाखिल होते हैं और दरवाजे को बंद कर लिया जाता है। अब अगली रोज़ का सुनिए, यानी 9 तारीख, दिन था रविवार। इस तारीख को जो प्रदीप का भाई है वो उसे मंडी निकलना था। अब प्रदीप ने सुबह सुबह अपने भाई से, माफ़ करिएगा, रात में अपने भाई से कहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ मंडी चलूँगा, जो भी सामान लाना होगा रिसेप्शन का हम मिलकर ले आएंगे। प्रदीप का जो भाई है वो सुबह इंतज़ार करता है, लेकिन जब वो कमरे से बाहर नहीं निकलता तो वो अपनी माँ से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है, रात में हम फंक्शन के लिए लेट हो जाएंगे। प्रदीप जब उठेगा तो आप उसे भेज दीजिएगा मंडी, अभी मैं निकलता हूँ। ये कह के प्रदीप का जो भाई है वो चला जाता है। यहाँ पर काफ़ी देर हो जाती है, 7, 8, 9 बज जाते हैं जब प्रदीप और उसके कमरे से कोई आवाज़ नहीं आती, नई बहू घर के बाहर नहीं निकलती, दरवाज़ा नहीं खुलता। तो सबको लगता है कि आखिर हुआ क्या। इसके बाद जो प्रदीप की कुछ बहनें हैं वो दरवाजे पर जाती हैं, दरवाज़ा खटखटाने की कोशिश करती हैं। आधे घंटे रुका जाता है, दरवाज़ा नहीं खुलता। इसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ट्राई किया जाता है, फिर दरवाज़ा नहीं खुलता, वहाँ से अंदर से कोई आवाज़ तक नहीं आती। अब लगातार आधे घंटे 40 मिनट तक जब उन लोगों ने ट्राई किया, जो बहनें थी, घर के और लोग थे, दरवाज़ा नॉक करके, जब दरवाज़ा नहीं खुलता, अब सबका जो दिमाग है वो ख़राब होता है और यहाँ तक कि जो माँ है उसे अनहोनी की आशंका हो जाती है। माँ को लगता है कि हो ना हो अंदर मेरे बेटा बहू हैं, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। इसके बाद दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जाती है। ये जो दरवाज़ा है, ये जो पुलिस वाले इस कमरे के बाहर खड़े हैं, इसमें रात को 12:30 बजे प्रदीप और उनकी जो पत्नी है यानी शिवानी है वो अंदर जाती है, अंदर से दरवाज़ा लॉक किया जाता है, लेकिन सुबह दरवाज़ा खुलता नहीं बल्कि उसे तोड़ा जाता है। और जैसे ही परिवार वाले दरवाज़ा तोड़ते हैं उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि बिस्तर पर उनकी बहू यानी शिवानी की लाश पड़ी हुई है और उसी के बगल में प्रदीप की भी लाश है जो संदिग्ध हालत में है। अब ये देखते ही जो हाथ पैर से सबके फूल जाते हैं, क्योंकि एक घर है जिसमें खुशियों का माहौल है, खुशियाँ अभी थमी भी नहीं है। सबको ये पता है कि शाम को फिर से एक फंक्शन होने वाला, रिसेप्शन है, और वहाँ पर सुबह सुबह अचानक 2-2 लाशें मिल जाएं, वो भी उन्हीं की जिनके लिए फंक्शन रखा गया था। हर किसी की हालत ख़राब हो जाती है। डॉक्टरों को बुलाया जाता है, पुलिस वालों को बुलाया जाता है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है, डॉक्टर्स पहुंचते हैं, डॉक्टर देखते हैं, उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। वो कहते हैं कि दूल्हा और दुल्हन यानी प्रदीप और जो शिवानी है दोनों की मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और अब पुलिस को पता लगाना था आखिर 24 घंटे में ऐसा क्या हुआ, क्योंकि जब पुलिस परिवार वालों से बातचीत करती है, घर वालों से बातचीत करती है, तो पुलिस बताती है इस पूरे केस में कि इनकी 1 साल पहले ही शादी हुई थी, दोनों बेहद खुश थे, लेकिन अंदर कमरे में अचानक ऐसा क्या हो गया। शादी से पहले भी दोनों खुश थे, लेकिन जब कमरे में दाखिल होते हैं तो उस रात अंदर क्या हुआ। क्या दोनों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हुई? क्या दोनों पहले से तय कर आए थे कि वो अपनी ज़िंदगी ले लेंगे, या फिर बड़ी ही चालाकी से घर का ही कोई शख्स इस पूरे मामले में शामिल है। अब आप समझिएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया जिसके ज़रिए ये सामने आया कि कातिल कौन हो सकता है। और तो और मैं आपको कुछ आगे चीज़ें बताने से पहले एक छोटी सी बाइट सुनाती हूँ उनकी माँ की। वो किस तरीके से रो रही हैं, बिलख रही हैं, और उनका बार बार यही कहना है कि पता नहीं चल रहा उनके बेटे बहू के साथ क्या हो गया। माँ ने रोते रोते बहुत कुछ बताया ये कि किस तरीके से बेटा खुश था और विदाई भी अच्छी तरीके से हुई थी। उसके बाद दुल्हन भी घर पर आई, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो सबके हाथ पैर फूल जाते हैं। पता लगता है
जो दुल्हन है उसे गला घोटकर उसे मौत के घाट उतारा गया है। अब तो जो कहानी समझ में आ रही थी कि ऐसा लग रहा था कि कोई कातिल है जिसने दरवाजा खोलकर हत्या की है, लेकिन जब पहली बार पता लगता है कि दुल्हन का गला घोटकर उसे मौत की नींद सुलाया गया है तो सबसे पहला जो शक है वो सिर्फ और सिर्फ उसके पति या कहें दूल्हे प्रदीप पर जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रदीप की भी मौत हो जाती है। तब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब दरवाजा अंदर से बंद है, कुंडी लगाया हुआ है और खुद घर वालों ने उस दरवाजे को तोड़ा है, तो ऐसे में कैसे कोई बाहरी शख्स अंदर आ सकता है। लेकिन पुलिस का यह भी कहना है कि जिस तरीके से दरवाजे को तोड़ा गया है उसे सारे सबूत पहले ही मिटाए जा चुके हैं। उस सारे सबूत पर घर वाले खुद जा जाकर उस लाश को देख रहे थे, तो जितने भी सबूत और साक्ष्य थे वो सब मिटाए जा चुके हैं। ऐसे में जो कातिल है वो हमेशा के लिए पर्दे के पीछे ही रहेगा। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अचानक से देर रात, जिसमें जो प्रदीप है वो अपने भाई से कह रहा है कि अगली सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगा मंडी, वहां से कुछ सब्जी ले आएंगे ताकि जो घर वाले जो मेहमान आएंगे, जो दुल्हन का चेहरा देखने आएंगे, उसके लिए व्यवस्था की जाए। अब ऐसे में अगर प्रदीप अपनी दुल्हन का गला घोटेगा, ये हजम नहीं होता। दूसरी जो सबसे अहम चीज, जिस तरीके से जितने भी वीडियोग्राफी आए हैं उसमें आप देख सकते हैं प्रदीप नाच रहा है, कूद रहा है और साल भर पहले शादी फिक्स हो चुकी है। ऐसा नहीं कि मुझे शादी पसंद नहीं थी और मैंने अगले दिन ही शादी किसी और से कर ली। तो एक साल से जिसकी तैयारी चल रही हो, मेंटली आप प्रिपेयर हो चुके हो, शादी वाले दिन भी आप नाच रहे हो और उसके अगले दिन उस बंद कमरे के अंदर अचानक से ऐसा क्या होता है। तो तमाम तरीके से कई सारे थ्योरी सामने आ रहे हैं। थ्योरी इसमें एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि 12:30 बजे जब दरवाजा अंदर से बंद हुआ तो हो सकता है कि कोई शख्स जिसे पता हो कि अंदर से दरवाजा कहीं और किसी और तरीके से बंद किया जा सकता है, वो अंदर घुसता है और जानबूझकर दोनों को मौत के नींद सुलाने के बाद बड़े ही आराम से कुंडी पहले अंदर से लगाता है, किसी चोर रास्ते के जरिए उस कमरे से बाहर आ जाता है। अब ऐसे में जितने भी जंगले थे, जितनी भी खिड़कियां थी, उन सब पर नजर रखा जाता है, लेकिन सारी चीजें अब तक ऐसा लग रहा है कि उस कमरे के अंदर कोई दाखिल ही नहीं हुआ है। लेकिन एक नया ट्रेंड या कहें नया फैशन भी चालू हुआ है। फैशन क्या चालू हुआ है? अब यह कहा जाता है कि शादी के बाद 7 जन्मों के फेरे लिए जाते हैं और कहा जाता है कि 7 जन्मों तक हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब ऐसे में पुलिस का यह भी मानना है कि हो सकता है ये जो दोनों कपल हैं, इन दोनों ने फैसला किया हो कि एक काम करते इस दुनिया को छोड़कर जाते हैं और जब हम अगली सुबह जब होगी, जब हम अपने आंख खोलेंगे, तब हम एक दूसरे के साथ होंगे और एक अलग दुनिया में होंगे। ऐसी भी मनगढ़ंत या कहें अंधविश्वास वाली चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से आपने बुराड़ी में भी देखा। लेकिन तीसरी चीज ये कि काला जादू के लेकर भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। काले जादू को लेकर कुछ इस तरीके से, क्योंकि जो तंत्र मंत्र वाली दुनिया है उसमें यह कहा जाता है कि अगर आप किसी को मार दो तो वह फिर से जिंदा हो जाएगा और वो तुम्हारी पुरानी प्रेमिका हो सकती है। अब ऐसे में अगर प्रदीप अगर ये सारी चीजें कर रहा है तो क्या उसके पीछे काला जादू है? क्या उस कमरे के अंदर उन दुल्हन और जो दूल्हा है उनके बीच में कुछ उस रात ऐसी बातचीत हुई जिसे लेकर प्रदीप को बहुत जोरदार गुस्सा आया और उसने सोचा कि पहले मैं दुल्हन को ही रास्ते से हटा देता हूं। फिर जब उसे पछतावा हुआ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने हत्या कर दी है अपनी दुल्हन की, अपनी बीवी की, जिसे मैं शादी करके आया हूं, घर वाले मुझ पर क्या आरोप लगाएंगे, इससे पहले मैं भी खुद दुनिया को छोड़कर चले जाता हूं। तब ऐसे में जो पुलिस है, जो अयोध्या पुलिस है, उसके पास तमाम सवाल हैं। उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बंद कमरे के अंदर, सुहागरात वाले कमरे के अंदर उस रोज प्रदीप और शिवानी के साथ जो चीजें हुई हैं वो अब तक शायद सबसे ज्यादा रहस्यमयी होंगी किसी की शादी वाली रात की कहानी। क्योंकि जब दुल्हा दुल्हन दोनों हंस रहे थे एक या 2 घंटे पहले तक और कमरे के अंदर जाते हैं उनकी मौत हो जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि जिस तरीके जो मौत की जो टाइमिंग है वो देर रात है। 12:30 बजे कमरा जरूर बंद होता है, लेकिन तकरीबन रात के 2 से 3 बजे के बीच में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो शायद दोनों को ही पसंद ना हो। और दोनों के जो कपड़े हैं वो अभी भी फुल हैं, मतलब दूल्हे ने भी अपने कपड़े पहने हुए हैं, दुल्हन ने भी अपने कपड़े पहने हुए हैं। तो क्या किसी बाहरी शख्स ने इंतजार किया, उस कमरे में अंदर छिप के बैठा था और इंतजार कर रहा था कि जैसी दुल्हन अंदर आएंगे हम दोनों को मौत के घाट उतार देंगे। अब ऐसे में जो शक था वो भाई पे भी जा रहा, लेकिन भाई को जब पता लगता है, भाई रिसेप्शन के लिए मंडी गया होता, आधी सब्जी खरीदने के बाद भाई के फोन जाता है कि भाई को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, भाई की हालत खराब हो जाती है। भाई जैसी मौके पे पहुंचता है, पता लगता है कि भाई इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। तो ऐसे में पूरे परिवार सकते में है कि उस कमरे के अंदर इस रहस्यमय तरीके से जो मौत हुई है उसका असली कारण
कौन है या कातिल ने अपने आप को कुछ इस तरीके से परफेक्ट क्राइम करने की कोशिश की है कि घर वालों से लेकर पुलिस वालों तक कोई भी उसे चाहकर नहीं पकड़ सकता है। इस पूरे मामले पर हमारी पैनी नजर होगी और जो भी नए अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।